हेलो दोस्तों, मैं जेके स्टेट एल सेट एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तक जितने भी यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं उन सारे वीडियोस का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का एक लिस्ट है। इसके अलावा उन सारे यूनिट्स की PDF फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहां से वो PDF फाइल्स डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हम अब कुछ दिन के बाद जेके सेट के प्रीवियस पेपर्स डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो इस लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स जो आमतौर वर्ड होता है आर्ग्यूमेंट्स, उसका मतलब होता है कि जब हम किसी के साथ बहस करते हैं उसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि जब भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे और उसके साथ उसका कंक्लूजन भी दिया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और स्टेटमेंट्स को हम प्रीमाइसेस भी बोलते हैं या प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। ये इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि प्रीमाइसेस या प्रीपोजिशंस ये एक ही बात है, इनको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो जहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स, चाहे 2 स्टेटमेंट्स होंगे या 3 स्टेटमेंट्स होंगे और उसके साथ साथ उसका कंक्लूजन भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आप याद रखिए कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पर स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए होते हैं और उनके साथ साथ उसका कंक्लूजन भी दिया हुआ होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स जो भी होते हैं उसमें जो भी प्रीमाइसेस या स्टेटमेंट्स होते हैं वो रीजन होते हैं किसके? कंक्लूजन के। यानी जो भी कंक्लूजन होता है वो डिपेंड होता है उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स पर, उन्हीं स्टेटमेंट्स पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो रीजन होते हैं किसके? वो रीजन होते हैं और सपोर्ट करते हैं किसको? सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन को, क्योंकि कंक्लूजन डिपेंड होता है उन्हीं स्टेटमेंट्स पर, उन्हीं प्रीमाइसेस पर। तो जिस तरह का प्रीमाइसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, उसी तरह का कंक्लूजन भी वहाँ से निकल के आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स में स्टेटमेंट्स होते हैं या उसमें प्रीमाइसेस होते हैं, या हम कहते हैं कि जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो सपोर्ट करते हैं किसको? कंक्लूजन को। इसके अलावा ये जो आर्ग्यूमेंट्स में स्टेटमेंट्स या प्रीमाइसेस होते हैं, ये इस तरह से फॉर्मेट किए जाते हैं, यानी इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि इसमें से डेड्यूस हो जाए कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन निकल के सामने आ जाए उन्हीं स्टेटमेंट्स में से। जब भी हमारे पास 2 या 3 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट्स के बिना पर हम उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इनको फॉर्मेट किया जाता है उन स्टेटमेंट्स या प्रीमाइसेस को, ताकि वहाँ से आसानी के साथ एक कंक्लूजन निकल कर सामने आ जाए। इसके बाद इसमें आपको ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू नहीं होते हैं, कभी उसमें मिस्टेक्स भी होते हैं। कोई 2 पर्सन अगर आपस में बात करते हैं तो हो सकता है कि कोई पर्सन कुछ स्टेटमेंट्स में कोई मिस्टेक करे या कोई गलती करे। तो जहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स में, प्रीमाइसेस में कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, उसको हम कहते हैं एरर्स। तो इरोनियस आर्ग्यूमेंट्स, या हम कहेंगे कि वो आर्ग्यूमेंट्स या वो स्टेटमेंट्स जहाँ पर एरर होता है, मिस्टेक होती है, उसको हम कहते हैं फॉल्सीज इन लॉजिक। यानी जहाँ पर लॉजिक में फालसी होती है, गलती होती है, मिस्टेक होती है, उसको हम कहते हैं फॉल्सीज इन लॉजिक। ये किस वजह पर होती है? क्यों लॉजिक में फालसी होती है यानी गलती होती है? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होते हैं या जो प्रीमाइसेस होते हैं उनमें अगर मिस्टेक होगी, उनमें अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन होगी, तो पूरा लॉजिक गलत हो सकता है। तो हम कहते हैं कि लॉजिक में फालसीज है, फालसीज इन लॉजिक। इसके अलावा ये भी इसमें याद रखना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये कम्युनिकेशन का एक फार्म होता है, यानी हम कम्युनिकेशन करते हैं इसी आर्ग्यूमेंट से। यानी अगर मान लो कि कोई टॉपिक हमें बयान करना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, तो वो सेंटेंसेस आर्ग्यूमेंट या प्रीमिसेस होते हैं और जो टॉपिक होता है वो कंक्लूजन होता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट के ज़रिए कोई टॉपिक बयान कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। तो यहाँ पर जो अब मेन चीज़ आता है जो आपको याद रखना है वो क्या है कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होता है? एक होता है प्रीमाइसेस और दूसरा होता है कंक्लूजन। अब प्रीमाइसेस को आप चाहे प्रीमाइसेस ही बोलो या स्टेटमेंट्स बोलो या प्रीपोजिशंस बोलो, ये एक ही बात है। आपको इतना याद रखना है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रीमाइसेस या प्रीपोजिशन बोलो और दूसरा होता है कंक्लूजन। चाहे
फिर चाहे एक स्टेटमेंट होगा या 2 स्टेटमेंट्स होंगे या 2 से ज़्यादा 3 भी होते हैं कभी। तो जहाँ पर भी ये स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस या स्टेटमेंट्स, और एक पार्ट होता है उसका कंक्लूजन। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं इसमें। तो अब इसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सबसे पहले आता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये आपको समझना है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट किसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो पहले हम बात करेंगे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये तो आपने नाम सुना ही होगा कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब कि जहाँ पर हमारे पास पहले से ही एक जनरल स्टेटमेंट होता है और उसके बाद ही हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव। यानी किसी चीज़ में से कोई चीज़ डिडक्ट करना, निकाल लेना, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है इसमें जो कंक्लूजन होता है वो ट्रू होता है तब अगर प्रीमाइसेस ट्रू होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन होता है वो तब ट्रू होता है जब प्रीमाइसेस यानी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होंगे तो जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू नहीं होगा। तो जब स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स से ही कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जब हम स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकाल देते हैं यानी हम कहेंगे कि कंक्लूजन बेस्ड होता है उन्हीं स्टेटमेंट्स पर। तो जिस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे या प्रीमाइसेस होंगे उसी तरह का कंक्लूजन होगा। तो अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो तभी कंक्लूजन भी ट्रू हो सकता है, अगर वो ट्रू नहीं है तो कंक्लूजन भी ट्रू नहीं होगा। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है अबाउट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कंक्लूजन कैन नॉट बी मोर जनरल देन प्रीमाइसेस। जो कंक्लूजन है वो डिपेंड होता है किस पर, प्रीमाइसेस पर। तो वो कंक्लूजन प्रीमाइसेस से ज़्यादा जनरल नहीं होना चाहिए, यानी जितना जनरल प्रीमाइसेस या स्टेटमेंट्स होंगे उतना ही जनरल कंक्लूजन भी होता है। यानी इसमें हम पर्टिकुलर की बात करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कंक्लूजन जिसमें जनरल की बात हम करते हैं, ये पर्टिकुलर पर डिपेंड होना चाहिए। उसके बाद इट स्टार्ट्स विद अ जनरल स्टेटमेंट, यानी डिडक्टिव में पहले ही जनरल स्टेटमेंट होता है और एंड जो होता है यानी जो कंक्लूजन होता है वो डिराइव किया जाता है, यानी वो निकाल दिया जाता है उन्हीं स्टेटमेंट से। ये बात आपको याद रखना है। डिडक्टिव लॉजिक में सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है और उसके बाद जो कंक्लूजन होता है वो डिराइव किया जाता है यानी निकाल दिया जाता है उन्हीं स्टेटमेंट से या उन्हीं स्टेटमेंट्स पर वो बेस्ड होता है। इसलिए यहाँ पर भी हमने बात की कि जो कंक्लूजन होता है वो जनरल नहीं होगा, वो पर्टिकुलर होता है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है ये या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। ये क्वेश्चन में आता है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड और इनवैलिड, और वीक और स्ट्रॉन्ग। तो आपको लिखना है वहाँ पर वैलिड और इनवैलिड, क्योंकि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो वैलिड इनवैलिड नहीं होता है, वो सिर्फ वीक या स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, इसके अलावा वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, अब हमने ये देखा कि या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अगर वैलिड होगा और प्रीमाइसेस यानी स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं तो हम कहते हैं कि कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। ये बात तो सही है कि अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड भी है और प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा। पहले भी हमने ये बात की। और यहाँ पर a valid argument cannot have true premises and false conclusion, क्योंकि ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं होता है कि जो जो वैलिड होता है और ट्रू प्रीमाइसेस होते हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होता है या तो वो इनवैलिड होगा। ये बात आपको याद रखना है, इसको फिर से अंडरस्टैंड कीजिए। जो भी आर्गुमेंट वैलिड होता है तो उसका जो कंक्लूजन होता है वो ट्रू होगा अगर उसके स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, या अगर उसके प्रीमाइसेस फॉल्स हैं तो वो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा, तो तभी उसको वैलिड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आर्गुमेंट वैलिड भी है और उसके प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो डेफिनेटली ये बात भी है कि उसका जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर उसके प्रीमाइसेस ट्रू हैं यानी सेंटेंसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन ट्रू नहीं है तो वो इनवैलिड आर्गुमेंट होता है। यहाँ पर भी यही कहा है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक वैलिड आर्गुमेंट है
और उसका जो प्रीमाइसेस हैं वो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। या अगर प्रीमाइसेस फॉल्स हैं तो वो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह के एग्जांपल्स होते हैं। तो देख लीजिए, कंसिडर द प्रीमाइसेस गिवन बिलो, नीचे प्रीमाइसेस दिए हुए हैं। प्रीमाइसेस का मतलब ये जो स्टेटमेंट होते हैं। देख लीजिए, पहला क्या है, ऑल मोबाइल फोन्स आर रेयर अर्थ मेटल। ऑल मोबाइल फ़ोन्स जब आ गया, क्योंकि ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है। पहले ही हमने बात की कि जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है उसमें जो पहला स्टेटमेंट होता है, पहला प्रीमाइस होता है, वो जनरल होता है। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया वर्ड, ऑल मोबाइल फ़ोन्स। ऑल की जब बात आ गई तो ये जनरल हो गया। ऑल मोबाइल फ़ोन्स यानी सारे मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाती है यहाँ पर, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट किस टाइप का होगा, ये डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा। और आगे हम चलते हैं इसमें, ऑल मोबाइल फ़ोन्स यूज़ रेयर अर्थ मेटल। तमाम मोबाइल फ़ोन में वो मेटल यूज़ किया जाता है जो कि नायाब मेटल होता है, यानी जो कम पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रेयर अर्थ मेटल इज़ वेरी चीप। और जो मेटल बहुत ही कम पाया जाता है, जो नायाब होता है, वो बहुत ही चीप होता है। ये दो स्टेटमेंट्स है। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या ये सही है गलत है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट्स किस टाइप के हैं। यहाँ पर पहला क्या क्या था, जनरल स्टेटमेंट था। और दूसरा क्या आता है, उसी के बारे में और बयान करता है कि रियर अर्थ मेटल इज़ वेरी चीप। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन भी दिया हुआ है। देख लीजिए कंक्लूजन क्या है, यह इसका कंक्लूजन, देयर फोर मोबाइल फोन्स आर चीप। पहले उसने कहा कि ऑल मोबाइल फोन्स आर मेड फ्रॉम रेयर मेटल। उसके बाद उसने कहा कि रेयर मेटल चीप है। अगर रेयर मेटल चीप है और सारे फ़ोन रेयर मेटल से बने हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसका मतलब यही हुआ कि सारे मोबाइल फ़ोन्स चीप हैं, सस्ते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन है। अगर आप देखेंगे, जो ये कंक्लूजन है ये किस पर बेस्ड है, स्टेटमेंट्स पर। और जो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं वो क्या थे, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो प्रीमाइसेस हैं या स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं, तो इसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा, क्योंकि उस पर बेस्ड है। जो लॉजिक हमने यूज़ किया कंक्लूजन निकालने में, वो तो सही है यहाँ पे, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा यही मतलब निकल जाता है। पहले उसने कहा कि तमाम मोबाइल फ़ोन्स रेयर मेटल से बने हुए हैं, और जो रेयर मेटल है वो सस्ता है। इसके हिसाब से तमाम, हम कह सकते हैं कि तमाम फ़ोन्स सस्ते हैं। तो ये तो जो लॉजिक है, जो रीज़न है इसका, वो तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इस हिसाब से ये वैलिड है। लेकिन वैलिड होने के साथ साथ ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो रेयर मेटल होता है वो सस्ता नहीं होता है, वो बहुत महंगा होता है। तो स्टेटमेंट्स जो खुद अपने आप में हैं वो गलत है। तो इस हिसाब से इसको कहेंगे कि जो आर्गुमेंट है ये तो वैलिड है लेकिन अनसाउंड है, यानी रियल लाइफ में ये मतलब नहीं रखता है, ये गलत है। द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट डिपेंड्स सोली ऑन वेदर द आर्गुमेंट हैज़ अ वैलिड लॉजिक फॉर्म और नॉट। तो वैलिडिटी हम कहाँ से देखते हैं, वैलिडिटी हम देखते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन किस तरह से निकाला गया है, यानी जो लॉजिक उनके बीच में है क्या वो सही है या गलत है। अगर लॉजिक सही यूज़ किया गया है, यानी कंक्लूजन सही तरीके से निकाला जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये वैलिड है। फिर चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, वो अलग बात है। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स को देखकर सही कंक्लूजन निकाल दिया जाता है, यानी जो कंक्लूजन है वो बेस्ड है उन्हीं स्टेटमेंट्स पर, तो हम कहते हैं कि ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड है। और फिर हम क्या कहते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ हमने पहले देखा कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थे और जो कंक्लूजन था वो बेस्ड था उन्हीं स्टेटमेंट्स पर, यानी उन स्टेटमेंट से साफ तौर पर वही कंक्लूजन निकल के आता था। उसके अलावा वहाँ पर कोई और कंक्लूजन निकल के नहीं आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आर्गुमेंट है ये वैलिड है। लेकिन ट्रू इसलिए नहीं है, साउंड इसलिए नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं वो खुद अपने आप में गलत है, यानी वो जो वहाँ पे वो बता रहे हैं वो सही बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि वो ये जो आर्गुमेंट है ये ट्रू नहीं है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल प्रोफेसर्स हैव पीएचडी। फिर से यहाँ पर यूज़ किया गया ऑल प्रोफेसर्स, यानी कि जनरल स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब यही है कि ये डिडक्टिव आर्गुमेंट हो सकता है। अब आगे चलेंगे हम, ऑल प्रोफेसर्स हैव अ पीएचडी। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि सुरेश हैज़ अ पीएचडी, सुरेश को पीएचडी है। अब उसने क्या निकाला, अब यहाँ पर उसने कंक्लूजन निकाल दिया। क्या निकाला, सुरेश इज़ अ प्रोफेसर।
इसने यहाँ पर निकाला कि सुरेश इज़ अ प्रोफेसर। अगर आप इन पर गौर करेंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है कि ऑल प्रोफेसर्स हैव अ पीएचडी और दूसरा है सुरेश हैज़ अ पीएचडी, क्या इनमें से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि सुरेश इज़ अ प्रोफेसर? नहीं निकल के आता है। आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर लिखा होता दूसरा स्टेटमेंट कि सुरेश इज़ अ प्रोफेसर और फिर कंक्लूजन में एज अ पीएचडी, तो हम कह सकते थे कि ये सही कंक्लूजन है। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन इसने सही यूज़ नहीं किया है, यानी इसने यहाँ पर लॉजिक सही से इस्तेमाल नहीं किया है, यानी सही लॉजिक उसने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। क्योंकि ऑल प्रोफेसर्स हैव अ पीएचडी ये तो हमने मान लिया, लेकिन सुरेश हैज़ अ पीएचडी ये भी हमने मान लिया कि सुरेश को पीएचडी है, यानी स्टेटमेंट से अपने आप में सही है। लेकिन जो कंक्लूजन इसने निकाल लिया वो उसने सही लॉजिक से नहीं निकाला है, यानी इन 2 स्टेटमेंट से ये हमको पता नहीं चलता है कि सुरेश इज़ अ प्रोफेसर। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सुरेश को पीएचडी होने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेफ़िनिटली प्रोफेसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किया गया है, वो सही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। तो ये आर्गुमेंट इसको हम कहेंगे कि ये इनवैलिड आर्गुमेंट होगा। और अगर आप तीसरी एग्ज़ाम्पल आप देख लेंगे, सम स्टूडेंट्स आर जेआरएफएस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जेआरएफ होता है, और सम जेआरएफएस आर प्रोफेसर्स, और कुछ जेआरएफ ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोफेसर्स होते हैं, यानी कुछ जेआरएफ प्रोफेसर भी होते हैं। यहाँ पर क्या कहा उसने कि सम स्टूडेंट्स आर प्रोफेसर्स, तो इसका मतलब ये है कि सम स्टूडेंट्स आर प्रोफेसर्स। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को जेआरएफ है, ये तो सही बात है, और सम जेआरएफएस आर प्रोफेसर्स, कुछ जेआरएफ वाले प्रोफेसर भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स हो सकते हैं। ये इस कंक्लूजन से सामने नहीं निकलता है, तो ये भी एक लॉजिकली एरर होगा, यानी कंक्लूजन निकालने में ये गलती होगी। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक